नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी का तूफान और कांग्रेस में घमासान बहस इस पर होगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड की परिस्थितियों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में बाहर के राज्यों से आने वाले कई राज्यों के नाम इसमें लिए गए हैं। दिल्ली, गोवा, कई ऐसे राज्य हैं जहां से अगर कोई भी महाराष्ट्र आएगा तो उसे RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। एयरपोर्ट पर उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी और कलेक्शन उनकी RT-PCR टेस्ट का 72 घंटे पहले हुआ होना चाहिए। राजस्थान, गुजरात, गोवा, यहां से आने वाले लोग टेस्ट कराने के बाद ही महाराष्ट्र पहुंच सकते हैं। दिल्ली से लेकर कई राज्यों में कोरोना के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला। इस बीच अब उस खबर का जिस पर आज हम बहस करने वाले हैं। बिहार में एनडीए की जीत के बाद कांग्रेस में हाहाकार है। एक के बाद एक करके पार्टी के दिग्गज नेता अपने आला कमान को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। कोई कहता है समीक्षा करो, कोई कहता है पहले काम करो फिर समीक्षा का नाम लो। बहरहाल कांग्रेस बगावत और आंतरिक कलह से बेदम है, तो बीजेपी दूसरे राज्यों में अपना दम दिखाने की तैयारी में फिर से जुड़ गई है। एक राज्य के चुनावी नतीजे आते नहीं कि दूसरे चुनावी घमासान पर काम शुरू हो जाता है। इसीलिए मोदी का तूफान, कांग्रेस में घमासान। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। मुझे जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मैं उन परिणाम के आधारों पे एक आईना दिखा रहा हूँ। लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया। फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे। फिर जहाँ कच्ची सड़क है वहाँ नहीं जाएंगे। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। दिस इज नॉट द टाइम। हम लोग कांग्रेस कल्चर पर बात कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। बेहतर ये हो कि बैठ कर कोई रास्ता हम लोग निकालें। हर नेता का अपना तो आज़ादी है, अपना तर्क रखने का, इसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन सारे ये तर्क मीडिया के सामने आकर उछालना, इसमें मेरा जरूर आपत्ति है। बिहार नतीजे के बाद कांग्रेस में हड़कंप है। पार्टी के खराब प्रदर्शन से दिग्गज नेताओं के बोल आजाद हो रहे हैं। इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया। फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे। फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे। फिर जहाँ कच्ची सड़क है वहाँ नहीं जाएंगे। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। गुलाम नबी आजाद ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझ में सबको आ गया कि उनका निशाना कहाँ है। इस पार्टी से आप लोग बड़ा हुए हैं। इस पार्टी की जो कल्चर है, इसी कल्चर अपने को आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो इसलिए मैं सबको ये कहूँगा कि जब किसी को सेहत में कोई घाव होते हैं तो घाव में नमक, और वो भी मीडिया के सामने आकर छिड़कने में हो सकता है किसी को मजा लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये अवसरवादी है। गुलाम नबी आजाद से पहले पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता भी आला कमान को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मैं उन परिणाम के आधारों पे एक आईना दिखा रहा हूँ अपनी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के लोगों को। मैं किसी के ऊपर आक्रमण क्यों करूँगा? मुझे तो चिंता है कांग्रेस पार्टी की। मैं तो एक कांग्रेस वर्कर हूँ और लाखों करोड़ों कांग्रेस वर्कर हैं जो चिंतित हैं। बस बातचीत होगी तभी सोल्यूशन होंगे ना, वह बातचीत ही नहीं होती। वैसे कंफ्यूजन का दूसरा नाम ही शायद कांग्रेस है। आप ये बात समझ जाएंगे जब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर के 2 बयान सुनेंगे। बिहार नतीजों के बाद उन्होंने खुद पार्टी पर सवाल उठाए थे और अब सवाल उठाने वालों को सलाह दे रहे हैं। हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है और आश्चर्यजनक भी रहा है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके वजह से हमारा प्रदर्शन बहुत नीचे स्तर पर चला गया। हम लोगों को बैठ के इस पर चिंतन करना चाहिए। दिस इज नॉट द टाइम। हम लोग कांग्रेस कल्चर पर बात कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। बेहतर ये हो कि बैठ कर कोई रास्ता हम लोग निकालें और पार्टी को फिर से दोबारा कैसे वापस लाया जाए, मजबूत किया जाए, इसके लिए बात करनी चाहिए। एक के बाद एक हार और खराब प्रदर्शन से देश की सबसे पुरानी पार्टी में घमासान है। पार्टी के नेताओं को
बदहाली से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जोश में है। एक राज्य के नतीजे सामने आते ही दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। जिस दिन बिहार हाथ में आया उसी दिन जंगे बंगाल का ऐलान हो गया। लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। पश्चिम बंगाल में तैनात बीजेपी की टीम तो एक्टिव है ही, केंद्रीय नेतृत्व का भी पूरा ध्यान है। हर महीने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तय है और लक्ष्य 200 सीटों का है। विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। पश्चिम बंगाल के साथ साथ बीजेपी ने साउथ पर भी फोकस कर रखा है। अमित शाह का तमिलनाडु दौरा इस बात की गवाही दे रहा है। अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है, लिहाजा अमित शाह ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ कांग्रेस हार की बेहोशी से निकल नहीं पा रही, तो वहीं बीजेपी में जबरदस्त जोश है। विधानसभा चुनाव की बात छोड़िए, पार्टी ने स्थानीय चुनाव में भी पूरी ताकत झोंक दी है। हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव है, तो पार्टी के दिग्गज नेता प्रकाश जावड़ेकर प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी यानी जिला विकास परिषद का चुनाव है, तो पार्टी ने अपने केंद्रीय दिग्गजों मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर और शाहनवाज हुसैन के कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी अपनी पिछली हार में ही उलझी हुई है। आज तक ब्यूरो। चर्चा करेंगे हम इस विषय पर खास मेहमानों के साथ, लेकिन एक खबर जो इस वक्त आ रही है, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन की खबर है। ये हम आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री रहे थे और एक कांग्रेस नेता के रूप में बड़ा कद था इनका। नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 से लेकर 95 तक वो केंद्र में भी मंत्री रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड फूड प्रोसेसिंग में वो असम के मुख्यमंत्री रहे। 6 बार सांसद रहे और उसके बाद मुख्यमंत्री असम के बने। वो कुछ दिनों से बीमार थे, 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे और लगभग 5 दशक तक उनका पूरा राजनीतिक सफर रहा है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता के तौर पर असम के वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अभी लंबे समय से उनकी तबीयत खराब थी, वो बीमार चल रहे थे और आज उनके निधन की खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रभु चावला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तौसीफ अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शुभ्रांश राय हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कांग्रेस पार्टी के समर्थक जुड़ेंगे, क्योंकि वो खुद इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। गौरव जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए, विपक्ष और विपक्ष के अंदर एक सवाल, और वो इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है आज चाहे दिग्गज नेता, आप हमेशा कहते हैं किसी को बोलने की आजादी नहीं है, पर आज बोल रहे हैं ना, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, इससे पहले भी G23 जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाकर अपने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी थी, एक बहस तो छिड़ रही है उनमें। देखिए अंजना जी, आपने खुद ही कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने इस चर्चा में बुलाया था, वो पहले ही गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। और मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि उन्हें बोलने की आजादी है। अरे आप देखिए, G23 का जो पत्र लिखा था अंजना जी, उसके बाद उन दिग्गज नेता को क्या किया गया, उनको काट के उनका सही स्तर दे दिया गया। हमने देखा किस तरह से सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा लगाया। हमने ये भी देखा कि कपिल सिब्बल को बड़ी पीड़ा के साथ ट्वीट करना पड़ा कि मैं गद्दार कैसे, क्योंकि उनको गद्दार बुला दिया गया था। और इसकी तुलना आप करिए भारतीय जनता पार्टी से, और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, एक कार्यकर्ता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 120 दिन के राष्ट्रीय प्रवास पर निकलेंगे, और ये क्या दर्शाता है कि बिहार में हमारी जीत हुई, लेकिन हम पश्चिम बंगाल की भी तैयारी कर रहे हैं। और हमारी प्रतिस्पर्धा कभी अंजना जी कांग्रेस जैसी पार्टी से होती थी,
लेकिन हमने दिखाया कि मेहनत, लगन, कर्तव्य परायणता और जनता की सेवा करने का अगर जज्बा होगा तो आप उच्च स्तर पे जाएंगे। और आज हमारी प्रतिस्पर्धा कांग्रेस से नहीं है, हम अपने आप से स्पर्धा कर रहे हैं किस तरह से जनता की बेहतर सेवा करें, और ये बड़ा एक हमारे लिए गुण है और दिन है। दूसरी बात, जब जब नरेंद्र मोदी जी की आई है आंधी, उड़ गया है राहुल गांधी। आप चुनाव दर चुनाव देख लीजिए, और मैं एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, ये दिखाता है किस तरह से मेहनत की जाती है हमारी पार्टी में। जब 2019 के चुनाव आए थे तो करीब 142 सार्वजनिक रैली नरेंद्र मोदी जी ने करी। इसके अलावा जो तत्कालीन अध्यक्ष थे अमित शाह जी ने करी, और कई जगह पे गर्मी की वजह से 46 और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान था, उसके बावजूद जनता से संपर्क साधा और दिखाया कि किस तरह से पसीना बहाया जाता है। हमारी रग रग में पसीना बहाना है, और दूसरे को आप देखेंगे उनकी रग रग में भ्रष्टाचार है, वंशवाद है, और इसीलिए जनता हमारे साथ खड़ी हो। ठीक है, एक बार प्रभु चावला जी आपके पास में आना चाहती हूँ, कांग्रेस समर्थक का इंतजार है हमें। प्रभु चावला जी, 5 स्टार कल्चर ले डूबी, या फिर जिसको बोलते बोलते बच गए गुलाम नबी आजाद, उन्होंने गांधी परिवार को क्लीन चिट दिया है और कहा है 5 स्टार कल्चर है, बाकी जो नेता हैं वो कुछ मेहनत नहीं कर रहे इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको क्या वजह दिखाई देती है? देखो, 5 स्टार कल्चर तो हर पार्टी में है। मैं किसी पार्टी के कंपैरिजन नहीं करना चाहता। मेरे को पता है हर पार्टी में लोग 5 स्टार कल्चर में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसके विषय में हम डिस्कशन नहीं करें तो अच्छी बात है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के पास केवल झंडा रह गया है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं। प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की ये है कि अगर एजेंडा होता तो एजेंडा वो अपने कार्यकर्ताओं को देते, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर एजेंडा कार्यकर्ता लेकर के जाता, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करता, ऑफिस में की मीटिंग करता, उसमें डिस्कशन होती है। जो बीजेपी कर रही है, उनके पास हर हफ्ते कोई ना कोई कार्यक्रम हो दिया जाता है। संघ की पद्धति रही है, आरएसएस की ट्रेनिंग रही है, नड्डा जी हों या अमित शाह जी हों या मोदी जी हों, की सूचना और सूची जरूर होनी चाहिए। उनको सूची हर हफ्ते बनानी पड़ती है, तो उसके हिसाब से सूचना दी जाती है। और उनके पास एक टॉल लीडर है मोदी जी जैसा, जो जनता को जोड़ता है अपने साथ। हर बार वो कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम देते रहते हैं। इधर कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जो है नेता की तरह आते हैं, जैसे अगर स्टेज के अंदर होता है कि एक सीन में आए दूसरे से गायब हो गए, तो जो टेम्पररी एक्टिंग करते हैं पॉलिटिकल, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर एजेंडा नहीं बन पाया है। एजेंडा ये है कि खाली मोदी जी के ऊपर आक्रमण करते रहो, राफेल पे आक्रमण करते रहो, ऑल्टरनेटिव एजेंडा नहीं दें। और दूसरी बात ये कहना कि बीजेपी के लोग हर स्टेट में जा रहे हैं, एक चुनाव खत्म नहीं होता उसके बाद दूसरे चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, ये बात ठीक है। कांग्रेस का अभी एडवांटेज ये है कि उनके पास लोकल नेता बड़े बड़े हैं इस वक्त, राष्ट्रीय नेता उनके पास कोई भी नहीं है। सोनिया गांधी का कार्ड एक बार 2004 में चला, 2009 में भी चला मनमोहन जी के नाम पर, परंतु स्टेट लेवल पर अभी भी देखा जाए तो अगर आप बीजेपी के मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज चौहान जरूर हैं, बाकी जगह पर नए नए लोगों को खड़ा किया गया है। मोदी जी ने आने के बाद एक नई पार्टी खड़ी किया, हर पार्टी का अध्यक्ष नया व्यक्ति है जिसके बारे में कार्यकर्ता सीनियर हैं, उन्हें शायद सुना भी नहीं होगा। तो मोदी जी का प्रयत्न ये रहता है कि ऐसे व्यक्ति को आगे लाया जाए जिसकी छवि क्लीन हो, जिसका कोई पास्ट नहीं हो, भूतकाल नहीं हो। और कांग्रेस के अंदर सारे भूतकाल की बात की होती है। अगर कांग्रेस पार्टी आज केवल जिंदा है, वो इस वजह से जिंदा नहीं है कि उनके साथ देश के लोग खड़े हैं, इसलिए जिंदा है कि बीजेपी को ऐसा एजेंडा कोई और नहीं है सिवाय उनको गाली देने के। अब राहुल गांधी को बार बार गाली देते रहेगा, आई है मोदी की गांधी और हो गए राहुल गांधी साहब, कई बार हो चुके हैं। अगर बीजेपी कांग्रेस के बारे में बोलना बंद कर दे, पर्टिकुलरली राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में बोल कर कम कर दे, टीवी पे हम लोग दिखाएंगे भी नहीं उतना जितना हम दिखा पा रहे हैं। तो कांग्रेस की अभी जो रेलेवेंस है वो केवल बीजेपी के नेताओं के लिए है, जनता में उनकी रेलेवेंस अभी कम दिखाई देती है। हाँ, लेकिन जल्दी से एक छोटा सा कमेंट और आपसे लेना चाहती हूँ। ये तो राजनीति का नियम है ना प्रभु जी, जो जीतता है वो सिकंदर होता है, फिर सब वाहवाही करते हैं, और जो हारता है वहां पे किचकिच होनी है। और ये पर इस डाउनस्लाइड के लिए जिम्मेदारी किस पर रखी जाए? सवाल ये है कि अगर आप हर नेशनल पार्टी के अंदर ये होता है कि जब कोई जीते वो सिकंदर। अब स्टेट लेवल के लोग भी चुनाव जितवाते हैं, संगठन भी चुनाव जितवाते हैं। ये दोनों पार्टियों में है कि अगर जीता तो बड़ा नेता ने जितवाया, हारा तो लोकल ने हरवाया। अब मैं कहूंगा कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती थी, किसी वजह से जीती थी, उस वक्त सब क्रेडिट मिला था राहुल गांधी को, और वहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर जीती थी, क्यों जीती थी? अब 2004 का मैं आपको एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूँ। आपको लगता है राहुल गांधी की वजह से जीत मिली थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में?
नहीं, लोग उनको हटाना चाहते हैं। 15 साल से वहां पर बैठे थे चीफ मिनिस्टर, उनको हटाना चाहते हैं। मैं खुद क्या, राहुल गांधी की वजह से, मैं 2004 का एग्जाम्पल सुन लीजिए। 2004 के अंदर अटल जी के मुकाबले में हिंदुस्तान के अंदर कोई नेता नहीं था। हमने ओपिनियन पोल तब किया था, अटल जी की पॉपुलैरिटी 69% थी और 2/3 मेजोरिटी आने वाले थी। उनके सामने ऑल्टरनेटिव नेता कोई था नहीं। लोग चाहते थे कि बीजेपी को हराना है, अलायंस उनके साथ हुए नहीं थे, लोगों ने हरा दिया बीजेपी को। इस बार बिहार के अंदर भी आपने देखा होगा, लगभग हारते हुए रह गए। बीजेपी की सीटें आई 73, लार्जेस्ट पार्टी बनी, पहले से ज्यादा सीटें मिली, परंतु उनकी चरम सीमा तो 101 सीट की थी ना, जब उन्होंने 101 सीटें जीते थी पहले, उससे तो कम आई। पर सवाल ये कि बीजेपी ने अपने आप को खड़ा किया, अपने नए नेता वहां पर खड़े किए, नए कार्यकर्ता खड़े किए, और मोदी जी वहां पर जाके वुमेन के लिए काम किया, केंद्रीय सरकारों ने अच्छे काम किए। तो ये दोनों, मोदी के नाम और काम दोनों पर इनको मूड मिल रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी पर न नाम है न एजेंडा है, एजेंडा लेकर के जाएंगे तो 5 स्टार कल्चर तो शुरू से चल रही है, कोई नई बात नहीं है उसके, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं कहूंगा। पर कार्यकर्ता नहीं है, मीटिंग नहीं होती है। जिस तरह के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बीजेपी करती है, कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता से अपना नाता तोड़ दिया है। तौसीफ खान नेताओं का जी वही उसका कारण सबसे बड़ा। ठीक है तौसीफ खान, क्या किसी भी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े करने की किसी को हिम्मत है? अगर टीएमसी ही देख ले, क्या कोई ममता बनर्जी के खिलाफ बोलकर सर्वाइव कर सकता है? सवाल तो यही है कि हर पार्टी में लगभग ये मॉडल एक बन जाता है, लेकिन आज कई लोग आवाज उठा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको कांग्रेस में? देखिए, क्रिटिसिज्म, आलोचना बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका यह है कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। उससे जिससे पार्टी को, लीडरशिप को फायदा पहुंचे, इस तरह का क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ऐसी आलोचना नहीं होना चाहिए जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचे। अगर आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाना नियत है तो आप जो है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, और अगर आपको फायदा पहुंचाना है तो आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे और अपने लीडरशिप में, अपने चार दीवारी के अंदर वो सारी बातें बोलेंगे। पब्लिक में आकर के डर्टी लिनन धोना, ये काम नहीं करेंगे। नहीं तो कहां पे बोले वो? अगर सुनने वाला भी तो कोई चाहिए ना, कहां बोले जाकर? हाँ, देखिए, जो पार्टी उन्होंने का पिछली बार चिट्ठी लिखी थी ना, एक सेकंड सुपरवाइजर है, जिसके जो इमीडिएट सीनियर नेता है, उनको बोले। एक सेकंड, वो नहीं होता तो उनसे स्किप करके एक लेवल ऊपर और जाकर के बोले। लेकिन पार्टी के डिसिप्लिन में रहते हुए ही, डिसिप्लिन के नाम पर, अनुशासन के नाम पर, अपने पार्टी के, अपने संगठन को मजबूत करना है, अपने संगठन की मजबूती को बढ़ाना है, फायदा दिलाना है, तो उसको वो करना होगा। किसी भी संगठन में सवाल पूछना अनुशासनहीनता क्यों बन जाता है? मेहनत करना। आवाज नहीं जा रही क्या? आज सुनवाई नहीं हो रही तो आप अपने लेवल पे मेहनत कीजिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? फायदा पहुंचे। मेरी आवाज आ रही है? हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये तो नॉर्मल सा एक फंडामेंटल बेसिक सा बात है कि मेहनत लोगों को करनी होगी। तौसीफ खान, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। मेरा सवाल सुनिए। किसी भी संगठन में सवाल पूछना अनुशासनहीनता क्यों बन जाता है? वो सवाल पूछ रहे हैं, पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी, अपने प्रेसिडेंट को चिट्ठी कहता है तो ये कहना गलत होगा। 23 वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी सवाल लिखी। पूछने का भी तरीका सही होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि जिससे ऐसी आलोचना होनी चाहिए आइडिया है ना सर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? चिट्ठी लिखी अपने अध्यक्ष को, कहा ये प्रॉब्लम है, इस पर काम होना चाहिए। वो देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर कपिल सिब्बल आए सामने, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। आज गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, इसमें मतलब डर्टी लिनन पब्लिक में धोने वाली बात तो एक तरफ है, लेकिन हमेशा इसको अनुशासन से अगर जोड़ दिया जाए तब तो कोई किसी पार्टी में कुछ बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सुनवाई नहीं हुई ना। जब 23 लोगों ने पिछली बार चिट्ठी लिखी, CWC की आनन फानन में बैठक बुलाई गई, कैसे अलग थलग इन लोगों को किया गया, उनमें से कई लोगों ने दबाव में माफी मांग ली सार्वजनिक रूप से, कई लोग अपनी बात पर चुपचाप हो गए, तो फिर क्या मकसद सॉल्व हुआ उससे, मुझे बताइए आप। हाँ, तो इस पे मेरे ख्याल से देखिए, डिबेट एंड डिस्कशन बिल्कुल होना चाहिए। ये अब ऑर्गेनाइजेशनल मैटर है किसी भी पार्टी का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसमें अब टॉप लीडरशिप को भी ये रास्ता बनाए रखना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे कोई फीडबैक दे रहा है तो उस पे एक डिबेट डिस्कशन हो, एक सरे से उसको खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे भूल चूक तो हो ही सकता है हमेशा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो या छोटी हो, चाहे वो पावर में हो या ना हो, हमेशा रूम फॉर एरर रहता है, हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है। तो ये लीडरशिप की
लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो जहां पे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है गौरव उस भाटिया। फीडबैक को लेकर के उस पे काम करे। गौरव आज भाटिया। अगर बीजेपी अपने आप को देखिए, बोस्ट अंजना करती है जी, कि देखो हम बहुत पार्टी अच्छे को हैं, बदनाम हमारे करने यहाँ के कोई लिए नहीं, काम लेकिन नहीं फाइव है, स्टार तो ये भी कल्चर तो कहना हर गलत पार्टी में होगा। पहुंच गई है ना। आज हम जानते हैं कि एसोसिएशन चलिए। फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का रिपोर्ट आया था 2018 तक में, जो पॉलिटिकल फंडिंग्स हुई थी, हाँ। मैं आ सकता हूँ, 95% पॉलिटिकल फंडिंग जो है नेशनल पार्टी को जाने वाली वो अकेले बीजेपी को गई थी। तो अगर उनके पास इतना फंडिंग है तो उन्हें तो सबसे ज्यादा काम करना होगा। उनके जो सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है फंडिंग वो तो आपको सबसे आती है, तो ज्यादा मेहनत सबसे ज्यादा काम आप दिखाएंगे। कीजिए लेकिन गौरव अगर भाटिया। किसी ठीक है, पॉलिटिकल जवाब पार्टी के सुनते पास हैं। में फंडिंग की देखिए, कमी है ठीक तो है, इसका जवाब मतलब सुनते ये हैं, नहीं जवाब बन सुनते जाता हैं। कि लगता है वो पूरा जो है पेपर बस ममता काम दी ना से करें। लिखवा के लाए उन्हें भी हैं। मेहनत करना होगा, सुनिए। उन्हें उनको थोड़ा ऑडियो नहीं धीरज जा रहा, रखना आवाज होगा। नीचे कीजिए। मेहनत ठीक है, वो कह रहे हैं फंडिंग आपको ज्यादा आती है, मेहनत आप कीजिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। देखिए, प्रभु चावला जी बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं और उन्होंने कहा 5 स्टार कल्चर हर जगह पे है। मैं इस बात से उनकी सहमत नहीं हूं। प्रभु जी, मैं एक बात कहता हूं, लीडरशिप प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। जो दिशा है और जो दशा है वो नेता देता है, नेतृत्व देता है। आप भी ये मानेंगे, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये कोई वंशवाद की उपज नहीं है। पोस्टर चिपकाते थे, साधारण परिवार से आते हैं और मेहनत से यहां पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। प्रभु जी, इसलिए मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी आज विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। और आप बताइए, 70 साल जो काम नहीं हो पाया, अनुच्छेद 370, क्या हमें कम परेशानियां या विपक्ष को झेलना पड़ा? लेकिन जब आपका संकल्प मजबूत होता है तो आप करके दिखाते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल तक लागू नहीं हुई और हमने लागू करके दिखाया। सीएए, ट्रिपल तलाक, हम जानते हैं किस तरह से एक समाज का पक्ष था जो विरोध करता था, लेकिन करके दिखाया। और एक उदाहरण दे दूं अंजना जी, मैं समझता हूं दर्शक खुद समझ जाएंगे। एक विद्यार्थी है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, जो हर कक्षा में पढ़ता है, मेहनत करता है, एग्जाम में उत्तीर्ण होता है और छुट्टियां आती हैं तो भी पढ़ता रहता है कि मेरा लक्ष्य बहुत ऊपर है, मुझे और आगे सेवा करनी है। और दूसरा जो छात्र है इसी कक्षा में, वो राहुल गांधी जैसा है, जो वंशवाद की उपज है। वो जब कक्षा लगती है तब तो जाता नहीं है, और जब छुट्टी है तब तो छुट्टियां मारता है, और जब स्कूल दोबारा खुलता है फिर से छुट्टी मार लेता है। तो अब आप बताइए, क्या दोनों में कोई तुलना हो सकती है? नहीं। और एक उदाहरण मैं आपको और दे दूं। देखिए, जिसके पास विरासत है उसको प्लेटफॉर्म मिलता है, और उसके बाद उसकी विरासत नष्ट हो जाए तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को रात दिन मेहनत करके ये सुनिश्चित करना चाहिए, मेरे बाप दादा की विरासत है, इसको मुझे आगे बढ़ाना है। और यहां नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको एक परिवार ऐसा मिला जो साधारण था, लेकिन एक गुण आया मेहनत का, कर्तव्य परायणता का, और उन्होंने बताया कि ऐसी जज्बा है तो हम कुछ भी करके दिखाएंगे। अगर राहुल गांधी जैसा प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी जी को मिला होता, अंजना जी आप मुझे बताइए क्या करके दिखाता ये बालक, आप कभी सोचिएगा। और यही बात भारत का हर बच्चा, हर जो छात्र है वो सोचता है कि राहुल गांधी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, उसने कुछ नहीं किया, मेहनत से मैं क्यों नहीं आगे आ सकता? क्यों राहुल गांधी ही अध्यक्ष रहेंगे? क्योंकि विपक्ष का आपकी मजबूत बात होना पर भी मुस्कुरा जरूरी रहे है। हैं। प्रभु जी, मैं रिएक्शन लूंगी। शुभ्रांश राय हमारे साथ, समर्थक कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए। शुभ्रांश जी, तेलंगाना के म्यूनिसिपल चुनाव की तैयारी में पूरी की पार्टी, आप सोचिए जावड़ेकर जैसे केंद्रीय नेता मंत्री वहां पहुंच रहे हैं। यहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जम्मू कश्मीर में जहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर शाहनवाज हुसैन से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर सब लोग जुटे हुए हैं। तमिलनाडु अमित शाह पहुंचे हैं, वहां पर नड्डा जी 100 रैलियां करने वाले हैं। बिहार जीते नहीं, अगले दिन पश्चिम बंगाल की तैयारी हो गई, दौरे पर दौरा वहां पर अमित शाह कर चुके हैं। ऐसे में आप कैसे मुकाबला करेंगे? इन फाइटिंग में ही व्यस्त हैं, आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं। देखिए अंजना जी, मैं थोड़ा लेट से जुड़ा, लेकिन जब जुड़ते वक्त मैंने कुछ बातें सुनी, मैं पहले उसका जवाब देता हूं, फिर आपकी बात पे आता हूं कि 70 सालों में मोदी कर दिया, उनकी 70 सालों में 70 सालों में मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा। में सबसे बड़ा यह है कि पूरे देश के तंत्र को बेचने का काम मोदी जी ने कौड़ियों के भाव से किया। ये मोदी जी की उपलब्धि है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है, अर्थव्यवस्था जाए भाड़ में, देश के लोग जाए भाड़ में, हमें 24 घंटे चुनाव लड़ना है जी। चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, चाहे किसी को पैसे के बल पे हम हराएं, चाहे किसी को हम ईडी सीबीआई के बल पे हराएं, कहीं सीएम और पीएम काम ना आए तो डीएम के द्वारा हराएं। हमने अभी बिहार में देखा,
और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज अंजना जी इस बात को आप भी अपने दिल पे हाथ रखकर मानिएगा, नहीं तो देश तो मान ही रहा है। जो चुनाव आयोग ने जो भूमिका अभी अरे देश अगर ऐसा मान रहा है तो वो चुनाव पर चुनाव कैसे जीत रहे हैं? गोल्ड नहीं है, कहीं ना कहीं दामन पे दाग काले लगे हुए हैं। अब सबकी अपनी अपनी उपलब्धियां। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जीत रहे हैं वो चुनाव पर चुनाव और आपको लग रहा है कि जनता आप पर विश्वास कर रही है। जल्दी से जवाब दीजिए, कैसे मुकाबला करेंगे मोदी का? ताबड़तोड़, चाहे वो म्युनिसिपल रैली हो, डेवलपमेंट काउंसिल की वहां पर चुनाव है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जम्मू कश्मीर में, केंद्रीय मंत्री सारे पहुंच रहे हैं, आपको फुर्सत ही नहीं है सर लड़ने से। डिजिटल इंडिया साथ नहीं दे रहा क्या? आवाज आ रही है शुभ्रांश जी? ब्रेक के बाद लेते हैं इसका जवाब। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए। कांग्रेस में घमासान, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए शुभ्रांश जी जल्दी से, फिर मैं फौरन चलूंगी। प्रभु चावला जी इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं। सवाल यही है कि आप देखिए उनकी स्ट्रैटेजी, अगर पंचायत चुनाव हो, लोकल चुनाव हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो, वहां केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं, इस गंभीरता से वो चुनाव लड़ते हैं। अंजना जी, यही तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि देश आज कंफ्यूज है कि उसने प्रधानमंत्री को चुना या स्टार कैंपेनर को चुना, जो 24 घंटे सरकार का काम छोड़कर प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट। राय साहब, बोलने दीजिए। अगर इस सरकार में इतनी खामी है तो कहीं चुनाव जीतिएगा तब तो बदलिएगा। अरे मैडम, बिहार में कैसे चुनाव जीती है आपको मालूम नहीं है क्या बात कर रही है? आप बताइए ना कैसे जीते हैं? होता है, जाइए ना देश की अदालतों में, पलटिए ना नतीजों को। अरे मैडम, अगर खाली रोने का ही रखा है। सुन तो लीजिए, देखिए देखिए मैडम, खाली रोने का रखा है। लोग अदालतों में गए हैं, ठीक है, अदालतें अगर उस हिसाब से काम कर रही होती, उस हिसाब से प्रोएक्टिव अपना डिसीजन दे रही होती जैसे बाकी केसों में दिखता है, तो हो सकता है आज कुछ और रिजल्ट होता। लेकिन सवाल ये है कि देश के लोकतंत्र ने प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को चुना देश की शासन व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, लोगों की तबाह हुई जिंदगी को बहाल करने के लिए। प्रभु जी जल्दी से कमेंट, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी भी जुड़ गए हमारे साथ। प्रभु जी आ रही हूँ, गौरव जी आ रही हूँ, छोटे छोटे कमेंट ले लूं, आप ही से जवाब लूंगी। प्रभु जी, खाली रोने का रखा है, वहां पे डीएम ने जिता दिया, दिन तक दोपहर तक आप लाइव बैठे ही थे हमारे साथ, सब ठीक चल रहा था नतीजे जब पक्ष में थे, उसके बाद सभी डीएम ने जिता दिया। अब सवाल यह है कि रोना धोना होगा या इस लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होगा, और उसके लिए फिर मंथन करना होगा, सोचना होगा, पहले तो परेशानी समझनी होगी। आपने ठीक बात की है, लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरी है एकदम। इस तरह विपक्ष है ही नहीं। सवाल ये है कि ये रोना धोना तो चलता रहता है। जो हार जाता है वो तो हमेशा बहाने बनाता है कि हमारे को उसने हरा दिया। अपनी भूल मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इसलिए बड़प्पन राजनीतिक पार्टियों से आप अपेक्षा करेंगी तो हमारी गलती होगी। राजनीतिक पार्टियां कभी अपनी गलतियां नहीं मानती हैं। दूसरा, जो गौरव भाटिया ने पहले कहा कि मैं रिश्वत का मंजूरी देता हूँ, वो बीजेपी में आए हैं, अभी स्टूडेंट हैं, अच्छा स्टूडेंट निकले हैं, उनकी बात तो लगता है काफी कुछ सीखा है उन्होंने। और 40 साल में मैंने बीजेपी को देखा, संघ को अच्छी तरह जानता हूँ, उनको सब बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, अच्छी बात हुई है, अभी और इसके बारे में देखेंगे, वो सुनेंगे। पर कांग्रेस की प्रॉब्लम मैं जो फिर से बता रहा हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका हर गांव में, हिंदुस्तान के 7 लाख गांव में कोई ना कोई कार्यकर्ता मिल जाएगा। पहली बार मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री आए दूसरी तरफ से, जिन्होंने बीजेपी का झंडा लगभग हर गांव में पहुंचा दिया है। अब कंपटीशन डायरेक्ट हो गया है। कांग्रेस के पास पहले वर्कर हुआ करते थे, हर जाति के लोग उनसे जुड़े हुए थे, वो एक अम्ब्रेला पार्टी होती थी। उस अम्ब्रेला के अंदर हर कलर के लोग थे, हरा भी था, पीला भी था, नीला भी था, भगवा भी था, सफेद भी था। वो सारे कलर उस झंडे में से गायब हो गए, सिर्फ तिरंगा झंडा उनका ऑफिशियली रह गया। कांग्रेस को जिंदा अगर रहना है, कांग्रेस नाम जो है, कांग्रेस आइडेंटिटी जो है, कांग्रेस कल्चर जो है, वो आप इस देश से गायब नहीं कर सकते। कांग्रेस मुक्त भारत जो है, वो शायद इम्पॉसिबल टास्क है, अभी भी दिखाई देता है। परंतु गांधी मुक्त भारत कांग्रेस हो सकता है जरूर आ जाए थोड़े दिनों के बाद। जिस तरह से रिवोल्ट हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ऐसे लिखता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को थोड़े दिन के लिए सबैटिकल लेना पड़ेगा, तभी कांग्रेस रिवाइव होगी। तो कांग्रेस को कार्यकर्ता की जरूरत है, नेताओं उनके पास बहुत है, कार्यकर्ताओं की जरूरत है और एजेंडे की जरूरत है, तभी लड़ाई हो सकती है। नहीं तो मोदी और शाह और जेपी नड्डा और संघ परिवार के साथ लड़ाई करना अभी बहुत मुश्किल है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आपका रिएक्शन इस पर, आपका जवाब।
क्या अंजना जी, मैं सवाल ये है कि जी पूरा सवाल आपको सुनाती हूँ, समझाती हूँ। देखिए, एक तरफ आज गुलाम नबी आजाद ने 5 स्टार कल्चर पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि करना होगा, ऊपर से नीचे तक ओवरहॉलिंग करने की जरूरत है। बीजेपी एक तरफ लगातार, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, तेलंगाना हो, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में शुरू हो गए, तमिलनाडु पहुंच रहे हैं, यहां पर अंदरूनी कलह से फुर्सत नहीं है। क्या शीर्ष नेतृत्व नए सिरे से प्लेटफॉर्म देकर बातचीत को तैयार क्यों नहीं होता है सर? पिछली बार 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस अध्यक्षा को, उसके बाद से सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, आधों को माफी मांगनी पड़ी, आधे चुप हो गए उसके बाद। ऐसे में आप कैसे मुकाबला करेंगे मोदी का? देखिए, एक बात तो अंजना जी ये है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में आज एक सशक्त नेतृत्व है, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई भी झिझक नहीं है। दूसरा, उनके पास एक अच्छा संगठन भी है, ये भी इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आप जिस खींचतान की, जिस लड़ाई की या जिस प्रॉब्लम की बात कर रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी कई बार ऐसा हुआ है देश की आजादी के बाद में कि संकटों से गुजरी है और फिर खड़ी हुई है। जहां तक कपिल सिब्बल जी की चिट्ठी का सवाल है, जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, तो कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद भी वही कह रहे हैं जो कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये सब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं और इस चिंतित होने के बाद चिंतन शुरू हो रहा है और उस चिंतन के बाद मंथन होगा और मंथन से जो है विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। आई एम श्योर और मैं आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कांग्रेस जो है मजबूत होकर के निकलेगी इस संकट से। अमृत निकलेगा इस मंथन से, गौरव भाटिया जी? देखिए, मैं तो अंजना जी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अब कितना विष निकलेगा, कितना अमृत निकलेगा, ये तो समय ही बताएगा। और प्रमोद जी बैठे हैं, विष निकले अमृत निकले धारण करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए जो बात मैंने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 120 दिन का उनका राष्ट्रीय प्रवास का कार्यक्रम है, ये एक कितनी अच्छी शुरुआत है कि आम कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत कर सकता है, अपने सुझाव दे सकता है। और यही दिखाता है किस तरह से भारतीय लोकतंत्र तो मजबूत हो ही रहा है, हमारी पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पे भी लोकतंत्र है। इस चर्चा में संगठनात्मक सुदृढ़ता पे बात होगी, टीम भावना का विकास कैसे हो इस पे बात होनी है, जन जागरूकता की बात होगी। और मैं समझता हूं जब एक पार्टी, जो भी हमारा कद है, जो भी जनता ने हमें सेवा करने का अवसर दिया है, उसके बावजूद अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से संपर्क साधे रहती है, ये दर्शाता है कि हमें लोकतंत्र पे विश्वास है अंजना जी। और यही मूल मंत्र है जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एक बात और है कि पश्चिम जो दक्षिण भारत है, वहां पे भी पूरे मजबूती से हम जा रहे हैं, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्रा, तेलंगाना, और हम वहां पे भी अपनी पकड़ और मजबूत हो, वहां की जनता से हम सीधा संपर्क कर सके, इसकी भी रूपरेखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखी है। और आगे वाले समय में आप देखेंगे, हमें उम्मीद है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी और इसका परिणाम भी सामने आएगा। ठीक है, गौरव जी जो कह रहे हैं, दक्षिण से भी कई नेता हैं जो जुड़ रहे हैं, खुशबू सुंदर से लेकर कई नेता हैं जो बीजेपी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपके नेता, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए अंजना जी, बात दो बातें मैं कहना चाहूंगा क्योंकि समय का भी अभाव है आपके शो में। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि जब किसी दूसरे के घर में झगड़ा होता है तो उसकी पंचायत करना बड़ा अच्छा लगता है। तो गौरव जी इस बात को लेकर के बड़े खुश हो रहे हैं कि कांग्रेस में थोड़े मतभेद हैं, थोड़ी बातें चल रही हैं, कुछ संकट का काल चल रहा है। दूसरा गौरव जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते थे आप, लेकिन ये कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है। विजय बहुगुणा जी को ले लो, रीता बहुगुणा जोशी को ले लो, जगदम्बिका पाल जी को ले लो, और हरियाणा से वीरेंद्र सिंह जी को ले लो, खुशबू सुंदर को ले लो, तो कांग्रेस के सारे सिंधिया जी को ले लो, सारे लोग तो बीजेपी में जो कांग्रेसी विचारधारा के जा रहे हैं। अब ये कब तक कहाँ रहेंगे? मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व है, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, 2 बार उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत गंभीर चिंतन चल रहा है। मैं इस पे फिर दोबारा से इस बात को कह रहा हूँ अंजना जी। कौन कर रहा है सर ये चिंतन मंथन?
कौन कर रहा है? देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एकमात्र विकल्प है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सामने यदि कोई दल, यदि कोई पार्टी खड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी। ये चिंतन मंथन कहाँ चल रहा है और इससे जो अमृत निकलेगा वो कहाँ तक निकलेगा, कहाँ पहुंचेगा? शीर्ष नेतृत्व क्या उसमें शामिल है या नीचे नीचे ही कुछ नेता चिंतन मंथन करके अमृत निकाल रहे हैं? अंजना जी, मेरी बात को आपने शायद गंभीरता से सुना नहीं। मैंने कहा अमृत भी निकलेगा और विष भी निकलेगा। विष किसके हिस्से में आएगा, अमृत किसके हिस्से में आएगा? पर मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस इस संकट से निकलेगी और एक सशक्त विपक्ष। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। और 2024 के लिए पूरी देखिए, के साथ बीजेपी, कांग्रेस युक्त बीजेपी बन गए हैं आप। देखिए, प्रमोद जी ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष और जिम्मेदार विपक्ष की भी जरूरत होती है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये उनका अंदरूनी मामला है, वो चाहे जो भी करें। और एक चीज आप भी सहमत होंगे प्रमोद जी, कि जब हम कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये बात पहले भी आ चुकी है चर्चाओं में, कांग्रेस अगर पर्याय बनती है, हम चाहते हैं भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो, हम चाहते हैं कि भारत वंशवाद मुक्त हो और अपनी मेहनत और लगन से कोई आदमी आगे बढ़े। सांप्रदायिक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति जो होती आ रही है उसको हमें समाप्त करना है। और जो ऐतिहासिक निर्णय है जो आज से 70 साल में भी नहीं हो पाए, उसको कर दिखाने की हिम्मत अगर किसी में है तो श्री नरेंद्र मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। ये बात देश की जनता अंजना जी जान गई। जल्दी से आचार्य जी 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन, ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ, देखिए गौरव जी, ये जो आप कह रहे हैं ये आज की तारीख में इसको माना जा सकता है, लेकिन इस देश के अंदर एक दौर था जब पंडित नेहरू के नाम पर ही सब कुछ होता था, फिर इंदिरा जी के नाम पे हुआ, फिर राजीव जी के नाम पे हुआ। कांग्रेस ने 60 साल देश की आजादी के बाद इस देश पे हुकूमत की है और देश की सेवा की है। एक दिन आएगा, वक्त बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। वक्त बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। कोरोना पैंडेमिक का काल है महाराज। और सुनिए, हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं, कल की धाम की पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहे हैं, कोरोना महामारी से निपटा जाए, फिर बीजेपी से निपटेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, जिस अतीत की आप बात कर रहे थे ये 2020 है और यहाँ पर आपको मुकाबला करना है इस बीजेपी से जो लगातार मेहनत कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। मोदी का तूफान, कांग्रेस का घमासान। जी हां, कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता और खास तौर पर गुलाम नबी आजाद 5 स्टार कल्चर जो नेताओं में आ गया है उसके खिलाफ बयान देते हैं। अब आगे क्या होता है इस पर रहेगी नजर। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।